नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ पेडागोजी की PYQ क्लास, जिसमें आपकी मैथ पेडागोजी की एक क्विक रीज़न हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ के साथ आप भी अपने क्वेश्चन कमेंट में इसके आंसर करते रहिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। निम्न में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियाँ पढ़ने का उद्देश्य है? ऑप्शन फर्स्ट है दृश्य कारण कौशल को विकसित करना। ऑप्शन सेकंड है ज्यामितीय आकृतियों के नामों को स्मरण करना। ऑप्शन थर्ड है दिक् स्थान संबंधी तर्क कौशल में वृद्धि करना। तो यहाँ पर आपका कौन कौन सा राइट हो जाएगा? दृष्टि कारण कौशल को विकसित करना, ये भी आपका सही हो जाता है। ज्यामितीय आकृतियों के नाम को स्मरण करना, यहाँ पर स्मरण करना आपका नेगेटिव हो जाएगा। फिर दिक् स्थान संबंधी तर्क कौशल आपका पॉजिटिव हो जाएगा। आपका फर्स्ट और थर्ड आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में किया जा सकता है? ऑप्शन ए है जियो बोर्ड। ऑप्शन बी है जियोजेब्रा। ऑप्शन सी है गिनतारा, जिसको अबेकस भी कहते हैं। और ऑप्शन डी है आपका ग्राफिक कैलकुलेटर। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें यहाँ पर आएगा आपका राइट आंसर होगा आपका इसमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा हो सकता है। कूट में बताना है आपने कि चारों में से कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपका जियो बोर्ड भी होगा इसमें और आपका अबेकस भी हो जाएगा। तो यहाँ भी आपका फर्स्ट और थर्ड आंसर सही होगा। जो आपका जियो बोर्ड होता है वो एक वर्गाकार बोर्ड होता है आपका, एक आपका स्क्वायर बोर्ड होता है जो आपका जियो बोर्ड होता है, और जिसमें क्या होता है कीलें लगी होती हैं, जिसमें कीलें लगी होती हैं। और कीलों से क्या करते हैं, या फिर तो इसमें धागे की सहायता से या फिर रबड़ बैंड की सहायता से क्या करते हैं, बच्चों को यहाँ पर आकृतियाँ सिखाई जाती हैं। और यहाँ पर उनको ज्यामितीय माप और संख्यात्मक अवधारणाओं को समझाया जाता है जियो बोर्ड, जो आपका जियो बोर्ड होता है उसकी हेल्प से। और आपका ये इसमें होता है ये आपका गिनतारा, जो आपका अबेकस है। अबेकस आपका एक जो है ये बहुत ही आपका पुराना गणितीय जो है एक सोर्स है। इसमें क्या होता है, एक लकड़ी या प्लास्टिक का एक फ्रेम होता है जिस पर जो है छड़ें होती हैं और उन पर स्वतंत्र रूप से जो मोती आपने देखा है वो होते हैं उस पर। फिर इसमें क्या कंसेप्ट बच्चों को सिखा सकते हैं आप, जोड़ भी सिखा सकते हैं बच्चों को। इसमें जो आपका अबेकस होता है इसमें आप बच्चों को प्लस माइनस और क्या सिखा सकते हो, आप बच्चे को फ्रैक्शन सिखा सकते हो, वर्गमूल सिखा सकते हो आप बच्चे को। ये चीज़ें जो है बच्चों को आसानी से जो है आपका अबेकस इस पर समझा सकते हो। आपके पास होता है इसमें ग्राफिक कैलकुलेटर, या फिर जिसको ग्राफ पेपर भी होता है आपके पास। ग्राफ पेपर में क्या होता है, आप बच्चे को डेसिमल अच्छे से सिखा सकते हो। जो डेसिमल होता है आपका वो आप बच्चे को ग्राफ पेपर पर अच्छे से सिखा सकते हो। इसका राइट आंसर फर्स्ट और ये आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित में आकलन के साधन के रूप में उपचारात्मक अभिलेख रिकॉर्ड के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है यह बच्चे के द्वारा की गई परियोजना और क्षेत्र कार्य को सम्मिलित करता है। ऑप्शन बी है यह बच्चे द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता को उल्लेखित मानदंड पर जांचता है और उसे अंकित करता है। ऑप्शन सी है यह एक विशेष कौशल्य प्रक्रिया के होने या न होने को अंकित करता है। ऑप्शन डी है दिन प्रतिदिन के आधार पर यह बच्चे की प्रगति को लिखित रूप में समावेशित करता है। और आलोक यहाँ पर आपका है इसको समावेशित करता है। और जो आपके अवलोकनात्मक वृत्तांत होते हैं, यहाँ पर अवलोकनात्मक आएगा आपका, यहाँ पर अवलोकनात्मक जो आपके वृत्तांत होते हैं उनको अभिलेख को रखता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि दिन प्रतिदिन के आधार पर यह बच्चे की प्रगति को लिखित रूप में समावेशित करता है और अवलोकनात्मक जो उसके अभिलेख होते हैं उनको क्या करता है, वो रखता है उसमें समावेशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को
निरूपित करता है। ऑप्शन ए है छात्र सूत्रों को स्मरण कर रहे हैं। ऑप्शन बी है कक्षा में केवल शिक्षक या केवल वाचक वर्णनकर्ता के रूप में है। ऑप्शन सी है छात्र पाठ्य पुस्तक में हल किए गए उदाहरण की नकल कर रहे हैं। और ऑप्शन डी है छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन डी। क्योंकि बच्चे को जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं वो एक कंसेप्चुअल बेस पर उनको सिखाए जाते हैं, एक मीनिंग के बेस पर अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत करने एवं हल कर रहे हैं। यहाँ आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका एनसीएफ है, एनसीएफ ने आपका क्या कहा है इसमें कि जो सभी बच्चे हैं सभी बच्चों में संख्यात्मकता सुनिश्चित करना और प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या इसको माना गया है, एक महत्वपूर्ण पहलू इसको माना गया है। और इसके अनुसार जो आपका एनसीएफ 2005 है, इसमें इस स्तर पर प्रगति जो होती है बच्चों की वो मूर्त से अमूर्त की ओर होनी चाहिए, वो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए बच्चों की, कि बच्चे को पहले दिखाया जाना चाहिए कि आपकी बॉल है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको उसके आगे जो उसकी करैक्टरिस्टिक है उसके बारे में उसको बताया जाना चाहिए। इसमें और क्या कर सकते हैं आप, जैसे कि गणितीय पहेलियाँ होती हैं बच्चों की, वो बच्चों को पज़ल सॉल्व करने में आप ये भी आप एक क्रिएटिविटी बच्चों से करवा सकते हो। और जो बच्चे हैं वो गणित से डरने की बजाय क्या करें, उसका आनंद कैसे लेंगे, जब बच्चों को कॉन्क्रीट चीज़ें सिखाई जाएंगी तब बच्चे उसमें आनंद लेते हैं। बच्चे गणित को ऐसी चीज़ के रूप में देखते हैं जिसके बारे में बात की जा सकती है। ये नहीं कि आप बच्चे को फॉर्मूला बता दिया आपने तो बच्चे तभी जो है मैथ से डरते हैं, जब बच्चों को डायरेक्टली फॉर्मूले बताए जाते हैं। जब उनको चीज़ों को कॉन्क्रीट करके या किसी डिस्कशन के थ्रू बच्चों को करवाया जाता है तो बच्चे उन चीज़ों को आसानी से और जल्दी सीखते हैं। और ये आपका कि बच्चे अर्थपूर्ण समस्याएं प्रस्तुत करते हैं और उनका समाधान करते हैं। फिर इसमें क्या आता है बच्चों में तर्क करने की, जब बच्चे उनको सीख जाते हैं, कॉन्क्रीट से देखकर चीज़ों को सीख जाते हैं, फिर बच्चों में जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो भी आना शुरू हो जाती है और वो संरचनाओं को देखकर ही उनको करने लगते हैं फिर। और इसमें बच्चे क्या करते हैं, गणित की जो मूल संरचना होती है जैसे कि आपका अंकगणित, बीजगणित और ज्यामितीय को बच्चे समझते हैं। और त्रिकोणमित जो स्कूली गणित है उसके मूल विषय क्षेत्र जो है वो सभी एक पद्धति प्रदान करते हैं। फिर आता है इसमें आपके पास कि जो शिक्षक है वो हर बच्चे को कक्षा में इस विश्वास के साथ शामिल करते हैं कि हर कोई जो है वो गणित सीख सकता है। जो आपकी इसकी नेचर कैसी है, वो लॉजिकल है। और टीचर को बच्चों को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि हर कोई जो बच्चा है वो गणित को सीख सकता है। कोई भी बच्चा ये नहीं है कि गणित से वंचित रह जाए या किसी बच्चे को वो चीज़ें समझ ना आ रही हों। तो ये जो है आपका एनसीएफ के जो है कुछ आपके पास इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं कि जिसमें जो होता है कि सभी का जो सीखना होता है बच्चों का एक संचार के कम्युनिकेशन के माध्यम से होता है। फिर आपके जो एनसीएफ है वो किस पर आपका बल देती है, वो आपके रचनावादी जो आपका कंस्ट्रक्टिव दृष्टिकोण होता है उस पर वो बल देती है। उस पर बल क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये आपका एक जो है एक्टिव जो लर्निंग होती है, सक्रिय अधिगम होता है। और ये क्या करता है, इसमें बच्चों को एक अट्रैक्टिव जो है गतिविधियाँ आपकी एक्टिविटीज़ करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर आपका ये हो गया इसमें कि अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों के सूचक है? फर्स्ट है गणित शिक्षण को रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करना चाहिए जो सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सकें। सेकंड है गणित शिक्षा बच्चों के आंतरिक साधनों जैसे अमूर्त चिंतन और तर्क संगत निष्कर्ष वाली होनी चाहिए। थर्ड है बच्चों को गणित को जीवन की एक विधि जैसे कि संप्रेषित करने, विचार विमर्श करने और समस्या समाधान करने की मनोवृत्ति के विकास के रूप में देखना चाहिए। एंड फोर्थ है गणित शिक्षण तथ्यपूर्ण ज्ञान और कार्यविधिक धारा प्रवाह पर केंद्रित होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने बताना है कि इसमें से आपका क्या क्या हो जाएगा। यहाँ पर आएगा आपका कि गणित शिक्षा बच्चों के आंतरिक साधनों जैसे अमूर्त चिंतन और तर्क संगत निष्कर्ष वाली होनी चाहिए, ये भी आपका सही है यहाँ पर। फिर आता है कि बच्चों को गणित को जीवन की एक विधि जैसे कि संप्रेषित करने, विचार विमर्श करने और समस्या समाधान करने की मनोवृत्ति के विकास के रूप में देखना चाहिए, ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड
और थर्ड आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें उदाहरण द्वारा नियमों की स्थापना की जाती है, जिसमें बच्चों को क्या किया जाता है, इसमें आपका एग्जाम्पल टू रूल बच्चों को ले जाया जाता है, ये आपकी कौन सी विधि है? ऑप्शन ए आगमन विधि, ऑप्शन बी विश्लेषण विधि, ऑप्शन सी संश्लेषण विधि, ऑप्शन डी निगमन विधि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन ए आगमन विधि। जो आपकी आगमन विधि है उसमें आप बच्चों को एग्जाम्पल टू रूल लेके जाते हैं, और जो आपकी निगमन विधि है इसमें आप बच्चों को रूल टू एग्जाम्पल लेके जाते हैं। ये आपकी इसकी अपोजिट होती है। निगमन से आप याद रख लो इसके कि आप बच्चों को नियम से लेके जाते हो उदाहरण की तरफ, यहाँ से आप इसको कर सकते हो। फिर आपकी एक विश्लेषण होती है इसमें विधि, और एक आपकी संश्लेषण होती है। विश्लेषण क्या होती है? जब आप क्या करते हो, आप चीज़ों को क्या करते हो, उनको अलग अलग पार्ट में निकाल कर देखते हो कि ये क्या है आपकी। जैसे आपके पास क्या है, इसमें कार है, एक कार है आपके पास, तो आप क्या करते हो उसमें कि आपके पास एक कार है, तो इसमें क्या करोगे आप, इसको पहले इसके जो इसके व्हील्स हैं उनका करोगे आप एनालिसिस, व्हील्स का करोगे, फिर इसके अदर पार्ट का करोगे विश्लेषण। ऐसे आप विश्लेषण अलग अलग भागों में जब आप चीज़ों को देखते हो, डिफरेंट पार्ट में उसको अलग अलग करते हो, तब आपका विश्लेषण हो जाता है। और जब आप उन्हीं पार्ट को एक संपूर्ण रूप में देखते हो, तब आपका क्या हो जाता है, वो संश्लेषण हो जाता है, आपका सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मेले के अवसर पर कक्षा 6 के प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षा में चर्चा आरंभ की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा, ऑप्शन ए है अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है, ऑप्शन बी है कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है, ऑप्शन सी है एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है, ऑप्शन डी है उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा के शोर को बढ़ाती है और दूसरों को परेशान करती है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जहाँ पर आप बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा हो वही आपका राइट आंसर है। एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न की मांग करते हैं। ऑप्शन ए है संकेतों और चित्रों के ज्ञान, ऑप्शन बी है कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास एवं ज्ञान, ऑप्शन सी है तथ्यों नियमों या सूत्रों का ज्ञान, ऑप्शन डी है एल्गोरिथम के ज्ञान। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास एवं ज्ञान, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन मानते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों में गणित का स्तर बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण है, ऑप्शन ए है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, ऑप्शन बी है मुदालियर आयोग का, ऑप्शन सी है शिक्षा नीति 1986 का, ऑप्शन डी है राधा कृष्णन का। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये किसने आपका कहा है? यह आपका राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है 1986 उसमें आपका इसको कहा गया है। जो फर्स्ट आपकी थी वो 1968 की थी आपकी, और जो सेकंड है आपकी वो आपकी 1986 है। इसको आप ऐसे उल्टा करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के मूल्यांकन के लिए सामान्य निबंधात्मक प्रश्न का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी कमी होगी। ऑप्शन ए है इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीयता की कमी होती है, ऑप्शन बी है यह प्रश्न विद्यार्थी के लेखन कौशल की जांच के लिए सही नहीं होते हैं, ऑप्शन सी है इन प्रश्नों की सहायता से किसी प्रकार का मूल्यांकन संभव नहीं है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सबसे बड़ी कमी पूछे है, तो इसने कहा है कि इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीयता की कमी होती है, जो आपके सामान्य और निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय कक्षा 6 का छात्र है। कक्षा में गणित पढ़ाते समय अध्यापक ने निम्न संख्या श्यामपट्ट पर लिख दी 69, 72, 79, 87, 61 तथा 39 अध्यापक ने
छात्र विनय से पूछा कि कौन कौन सी संख्या अभाज्य है। विनय ने उत्तर दिया 72 और 39 अभाज्य संख्या है। इससे स्पष्ट होता है। ऑप्शन ए है विनय को पढ़ना नहीं आता। ऑप्शन बी है उसे सम, विषम और अभाज्य संख्याओं का ज्ञान नहीं है। ऑप्शन सी है वह समझता है कि जो संख्या विभाजित हो सकती है वह अभाज्य है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है आपके पास? ऑप्शन बी कि उसे सम, विषम और अभाज्य संख्याओं का ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्नों का योग पढ़ते समय शिक्षक को नीचे दी गई त्रुटि मालूम हुई। जब टीचर बच्चों को फ्रैक्शन पढ़ा रहा था तो उसको एक यहाँ पर त्रुटि मालूम हुई। 1/4 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 3/7। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है प्रत्येक भिन्न को पढ़ते समय भिन्न के परिमाण, जब उसको पढ़ाया जाता है तो भिन्न के परिमाण को समझने में बच्चे की सहायता करें। ऑप्शन बी है लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करें। ऑप्शन सी है बच्चे को अधिक से अधिक अभ्यास करवाएं। ऑप्शन डी है इसमें से कुछ ना करवाएं, बच्चा जैसे ही बड़ा होगा वह खुद समझ जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी नेगेटिव लग रहा है आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को। और राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन बी कि जो आपका लघुत्तम समापवर्तक होता है, आपका एलसीएम होता है, उसकी अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करे। क्योंकि जब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे गलतियाँ आपकी किस बेस पर करते हैं? बच्चे गलतियाँ करते हैं पूर्वानुमान पर। अपने जो बच्चों को प्री एक्सपीरियंस होता है उसके बेस पर बच्चे गलतियों को करते हैं। जब आप बच्चे को एक पैटर्न देते हो, यहाँ पर आपका 1, फिर आपने यहाँ 2 लिखा, फिर आप यहाँ 3 लिख रहे हो, तो आप बच्चे को क्या दे रहे हो? एक पैटर्न दे रहे हो, किसके बाद क्या आएगा। फिर बच्चा 4, 5 ऐसे एक एक अंकों करके लिखता है इसमें। लेकिन जब आप क्या कर देते हो बच्चे को 2, फिर आपने बच्चे को क्या दे दिया इसमें 4, 6, 8 ऐसे पैटर्न को चेंज करके दे दिया, तो बच्चा तब भी क्या करेगा, उसमें एक ही संख्या को बढ़ाएगा ऐसे। तो जैसे बच्चे को आपने सिखाया कि 2 और 3 क्या होते हैं? 5 होते हैं, और 23 और ये आपका कितना हो गया? ऐसे 5 ये हो गया आपका आंसर। तो बच्चा आपका जब एलसीएम निकालेगा तब वो उन संख्याओं को ऐसे ही जोड़ता है। बच्चे को यहाँ पर एलसीएम नहीं पता, बच्चे ने यहाँ पर क्या किया है, संख्याओं को डायरेक्ट ही जोड़ दिया प्लस करके। और ये कब कैसे हुआ? उसका जो उसका प्री एक्सपीरियंस था उस मिसकंसेप्शन की वजह से बच्चे के साथ ऐसा होता है। और 99% बच्चे जो हैं यही गलती करते हैं जब उनको संख्याएं सिखाई जाती हैं। बच्चे को आप सिखाओगे यहाँ पर, जब आप बच्चे को 2, 3 ऐसे प्लस करना सिखाओगे, और नेक्स्ट जब आप बच्चों को कैरी वाले सम सिखाओगे कि 27 और 35 कितने होते हैं, तो बच्चा इसको 3, 2, 5 और 7, 5, 12 ऐसे बच्चा इनको करता है। तो ये बच्चों का मिसकंसेप्शन होता है। बच्चे अपने पूर्व जो ज्ञान होता है, उनका एक्सपीरियंस होता है, उसके आधार पर गलतियों को करते हैं। इसलिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसकी अवधारणा को समझने में या उसकी अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित पढ़ाकर हम बच्चों की मस्तिष्क द्वारा सोचने व समझने की प्रक्रिया को इस ढंग से प्रशिक्षित करना चाहते हैं कि वे डैश को देखें, समझें, प्रदत्त आंकड़ों का महत्व जानें। ऑप्शन ए है समस्या, ऑप्शन बी है अंकों, ऑप्शन सी है शब्दों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर क्या आपका राइट आंसर आ जाएगा? ऑप्शन ए समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया ने से अध्यापक ने पूछा किसी संख्या का 1/3 भाग तथा 2/3 भाग में कितना अंतर है। उसने उत्तर दिया -1/3। तो रजिया के उत्तर से स्पष्ट होता है कि ऑप्शन ए उसे घटाने की क्रिया नहीं आती, ऑप्शन बी उसे भिन्नों के छोटे बड़े की समझ नहीं है तथा अच्छी तरह से घटा की क्रिया की समझ नहीं है, ऑप्शन सी है उसे भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना नहीं आता, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन बी कि उसे भिन्नों के छोटे बड़े की समझ नहीं है तथा अच्छी तरह से घटा की क्रिया की समझ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार कमरे की लंबाई दी हुई है, इसमें लंबाई L मीटर और चौड़ाई B
तथा ऊंचाई h मीटर है। कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? ऑप्शन ए है लंबाई व चौड़ाई का योग व ऊंचाई का गुणन। ऑप्शन बी है लंबाई व चौड़ाई का आधा तथा ऊंचाई का गुणन। ऑप्शन सी है लंबाई व चौड़ाई के योग का दोगुना तथा ऊंचाई का गुणन। ऑप्शन डी है लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का गुणन। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी की लंबाई व चौड़ाई के योग का दोगुना और ऊंचाई का गुणन यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षक के दौरान शिक्षिका ऐतिहासिक स्थान के भ्रमण की योजना पर विचार करती है, यह प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन ए है सीबीएसई ने क्षेत्र भ्रमण की अनुशंसा की है, अतः यह आवश्यक है। ऑप्शन बी है एक नित्य क्रम गणित की कक्षा से अच्छा विराम प्राप्त होता है और ऐतिहासिक स्थानों पर जाने का अवसर मिलता है। ऑप्शन सी है आकृतियाँ किसी भी वास्तुशिल्प अनिवार्य भाग हैं और इस प्रकार के भ्रमणों से गणित को कक्षा के पार ले जाने में प्रोत्साहन मिलता है। ऑप्शन डी है अध्यापक ने निर्धारित समय से पहले ही अधिकतर पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और अब खाली समय में अवकाश देना चाहता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है इसमें आपके पास कि बच्चों को इसमें से किसको महत्व दिया गया है? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी की आकृतियाँ किसी भी वास्तुशिल्प जो है उसका अनिवार्य भाग है और इस प्रकार के भ्रमणों से गणित को कक्षा के जो है पार ले जाने में प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा की एक गणित की अध्यापिका अपने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखती है। रीना और श्यामा एक दुकान पर एक बैग खरीदने के लिए जाते हैं। दुकान में मूल्य पर्चियों के साथ बहुत सारे बैग हैं। वह बहुत सारी मूल्य पर्चियों को देखकर चकरा जाती है। क्या आप मूल्य पर्चियों को या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाकर उनकी सहायता कर सकते हैं? यहाँ पर ये बैग में जो है पर्चियाँ लगी हुई हैं, इनको देखकर फिर दिए गए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है प्रश्न के उपयोग से केवल आरोही एवं अवरोही क्रम की अवधारणाएं सुदृढ़ हो सकती हैं। ऑप्शन बी है शिक्षिका प्रश्न का उपयोग संख्याओं की तुलना के पार जाने तथा आंकड़ों का प्रबंधन टाई की कल्पनाओं जो है यहाँ पर आएगा छंटाई होगी ना जो इसकी कि छंटाई की संकल्पनाओं के परिचय के लिए कर सकती हैं। ऑप्शन सी है यह गणित का प्रश्न नहीं है क्योंकि यह संख्याओं पर मूल संक्रियाओं को सम्मिलित नहीं करता है। ऑप्शन डी है शिक्षिका को कक्षा में संदर्भात्मक प्रश्नों को लाने से बचना चाहिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि शिक्षिका प्रश्न का उपयोग संख्याओं की तुलना के पार जाने तथा आंकड़ों का प्रबंधन छंटाई की संकल्पनाओं के परिचय के लिए कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गणित में कौन से अधिगम प्रतिफल एनसीईआरटी की अनुशंसा के अनुसार कक्षा सेकंड के अधिगमकर्ताओं से अपेक्षित नहीं किया जा सकते हैं? ऑप्शन ए है यहाँ पर आपके पास कि बीता से एक टेबल की जो आपका वो नापने वाला होता है आपका उससे टेबल मेज की लंबाई मापन। ऑप्शन बी है दर्शाना कि 2 मल्टीपल 3 जो आपका 2 मल्टीपल 3 है वो 3 मल्टीपल 2 के बराबर है। फिर सी है 1/4 + 3/4 को हल करना। ऑप्शन डी है आकृतियों से बने हुए प्रतिमान या पैटर्न को पूरा करना। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका कि जो आपका 1/4 है और +3/4 को हल करना। ये आपके जो है अपेक्षा नहीं की जा सकती बच्चों से क्योंकि बच्चा कौन सा है कक्षा सेकंड का बच्चा है इसलिए वो फ्रैक्शन को नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के सिद्धांतों के सही क्रम का निरूपण करता है जैसा कि जोल्टन डेन्स द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए है आपका रचनात्मक सिद्धांत, गतिक सिद्धांत, गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत और बोधात्मक परिवर्तिता सिद्धांत। ऑप्शन बी है बोधात्मक परिवर्तिता सिद्धांत, गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत, गतिक सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत। ऑप्शन सी है गतिक सिद्धांत, बोधात्मक परिवर्तिता सिद्धांत, गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत। ऑप्शन डी है गतिक सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत, बोधात्मक परिवर्तिता
सिद्धांत और गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत। तो यहाँ पर आपने इसको एक सीक्वेंस में लगाना है कि सबसे पहले आपका क्या आएगा। सबसे पहले आता है आपका ऑप्शन सी, जैसे कि गतिक सिद्धांत आएगा, फिर आपका कॉम्प्रिहेंसिव आएगा कि आपका बोधात्मक परिवर्तिता सिद्धांत, फिर आपकी गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत आएगी, और फिर आएगा आपके पास रचनात्मक सिद्धांत। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक कक्षा की शिक्षिका ने 53618 के अभिकरण को प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उसने निम्नलिखित और 4 प्रश्नाभिकरण के लिए लिखे और पूछा। 550 × 10, 530 × 15, 500 × 10 और 550 × 20। विचार किया गया कि उन 4 अभिकलनों के लिए क्या प्रत्येक का परिणाम 536 × 18 के सटीक परिणाम से अधिक होगा या कम। व्याख्या कीजिए कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। इस दी गई स्थिति के लिए निम्न में से कौन सा न्यूनतम उपयुक्त है। ऑप्शन ए है, कार्य या प्रश्न में जानकारी अपेक्षित है परंतु कोई निश्चित उत्तर नहीं। ऑप्शन बी है, इस कार्य से छात्रों की सहभागिता में वृद्धि होगी और गणित की कक्षा में भयमुक्त वातावरण बनाने में सहायता मिलेगी। ऑप्शन सी है, विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों से शिक्षिका को उनकी विचार प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलेगी। ऑप्शन डी है, गणित में परिशुद्ध उत्तर अपेक्षित है इसलिए गणित में अनुमान पर आधारित प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कि गणित में परिशुद्ध उत्तर अपेक्षित है इसलिए गणित में अनुमान पर आधारित प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गणित की चिंता से ग्रस्त छात्रों के लिए गणित में आकलन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए है, छात्रों द्वारा जर्नल लिखना। ऑप्शन बी है, क्षेत्र भ्रमण। ऑप्शन सी है, शतरंज परीक्षा। तो यहाँ पर आपने बताना है कि तीनों में से कौन सा आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त हो जाएगा। तो आपका ये दैनिक लिखना आपका जो डेली का काम है छात्रों का, और बच्चों का क्षेत्र भ्रमण, ए और बी आपका सही हो जाएगा। और ये आपका फॉर्मेटिव में भी आता है। ये 17 जो शतरंज होती हैं आपकी परीक्षाएं, ये आपका सबमेटिव में आ जाएगा, ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा 3rd की अध्यापिका ने अपनी कक्षा में गुणन का परिचय योग की पुनरावृत्ति और आयताकार सारणी से कराया। वह ऑप्शन ए है, गुणन का परिचय अनौपचारिक रणनीतियों से करने हेतु विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और उनके अनुभवों को उपयोग में ला रही है। ऑप्शन बी है, गुणन की बहुल औपचारिक कलन विधियों को पढ़ा रही है। ऑप्शन सी है, बहुत सा समय नष्ट कर रही है और उसे केवल औपचारिक कलन विधि के शिक्षक पर ही बल देना चाहिए। और ऑप्शन डी है, छात्रों को व्यस्त कर वह अपने लिए खाली समय प्राप्त कर रही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, कि गुणन का परिचय अनौपचारिक रणनीतियों से करने हेतु विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और उनके अनुभवों को उपयोग में ला रही है, क्योंकि जो शिक्षिका है वो उनको नेक्स्ट टॉपिक सिखाने से पहले उनकी प्री नॉलेज को चेक कर रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक प्राथमिक कक्षा के शिक्षक ने अपने छात्रों को निम्नलिखित कार्य दिया। यहाँ पर ये बॉक्स बनाए हुए हैं, इसमें छात्र ने प्लस और माइनस के सम दिए हुए हैं शिक्षक ने बच्चों को। इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए है, यह छात्रों के मानसिक परिकलन और अनुमान लगाने के कौशल का आकलन करेगा। ऑप्शन बी है, छात्रों के उत्तरों का आकलन करने में शिक्षक के कार्य को बढ़ाएगा। ऑप्शन सी है, यह प्राथमिक कक्षा के अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त कार्य नहीं है। ऑप्शन डी है, इसमें अनेक उत्तर प्राप्त होंगे इसलिए यह छात्रों को भ्रमित कर सकता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कि यह छात्रों के मानसिक परिकलन और अनुमान लगाने के कौशल का आकलन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंटू कक्षा 5th का छात्र है, उसके भाई द्वारा निम्न समीकरण दी गई। यहाँ पर कुछ समीकरण दी गई है, तो चिंटू से कहा गया कि इन सभी समीकरणों में कौन सा समीकरण त्रुटिपूर्ण है। चिंटू ने उत्तर दिया कि सभी समीकरण सत्य है, कोई त्रुटिपूर्ण नहीं है। इससे क्या ज्ञात होता है। ऑप्शन ए, चिंटू को समीकरणों को हल करने की समझ नहीं है।
ऑप्शन बी है चिंटू को गुणन व भाग की संक्रिया की समझ नहीं है। ऑप्शन सी यह समीकरण कक्षा 5th के लिए कठिनाई का स्तर है। और उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी कि चिंटू को गुणन व भाग की संक्रिया की समझ नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए है 2D आकारों की भुजाओं शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। ऑप्शन बी है 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। ऑप्शन सी है 2D आकारों को चाटना। ऑप्शन डी है आपका 2D आकारों की भुजाओं शीर्षों और विकारों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो यहाँ पर आपने इसको सीक्वेंस में लगाना है कि सबसे पहले आपका क्या आएगा। सबसे पहले आएगा आपका कि 2D आकारों की भुजाओं शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना, फर्स्ट नंबर पर यह आएगा आपका। फिर आएगा आपका कि 2D आकारों की भुजाओं शीर्षों और विकारों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। फिर आएगा आपका 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। और फिर आएगा आपका 2D आकारों को छांटना। लास्ट में आपका ये आ जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आप कक्षा 5th को गणित पढ़ा रहे हैं और आपके पढ़ाते समय यह प्रश्न सामने आता है कि संख्या 32142 को 3 से विभाज्य किया जा सकता है, तो आप बच्चों को किस आसान विधि द्वारा समझाएंगे। ऑप्शन ए है दी गई संख्या को भाग देकर समझाएंगे। ऑप्शन बी है दी गई संख्या को गुणनखंड में विभाजित करके समझाएंगे। ऑप्शन सी है दी गई संख्या के अंकों का योग करके 3 से भाग देकर समझाएंगे। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी प्रकार से समझाएंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी कि दी गई संख्या के अंकों का योग करके 3 से भाग देकर बच्चों को समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है, वह कक्षा में किस क्षेत्र में शिक्षण कर रहा है। ऑप्शन ए है मापन संबंधी। ऑप्शन बी है मूल्यांकन संबंधी। ऑप्शन सी है अधिगम संबंधी। ऑप्शन डी है संख्या विधि संबंधी। तो यहाँ पर बच्चों को क्या करवा रहा है वो अध्यापक त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है, तो यहाँ पर टीचर करेगा मापन संबंधी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा इसका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है, जिससे ऑप्शन ए है नए सूत्रों को समझ सके तथा उनके अनुप्रयोग में दक्ष हो जाए। ऑप्शन बी है गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाए। ऑप्शन सी है नई धारणाओं को स्पष्ट कर सके। ऑप्शन डी है ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना सीखे। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी कि गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 4 का एक छात्र किसी प्रश्न को हल करते समय गणना संबंधी त्रुटियां करता है, जैसे 17 + 5 = 23। तो इस प्रकार की त्रुटियां हेतु आवश्यक है। ऑप्शन ए ऐसे प्रश्नों को अधिक से अधिक हल करवाएं। ऑप्शन बी है जोड़ की संक्रिया समझाएं। ऑप्शन सी है त्रुटियों पर आधारित प्रश्नों को श्यामपट्ट पर हल करवाएं। ऑप्शन इसका डी है उपरोक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि त्रुटियों पर जो आधारित प्रश्न हैं उनको श्यामपट्ट पर आप हल करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निस्संदेह नष्ट हो जाएगी, यह किसका कथन है। ऑप्शन ए है मुसोलिन। ऑप्शन बी है यंग। ऑप्शन सी है सीवी रमन। ऑप्शन डी है आइंस्टीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी यंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।